हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको भारतीय संविधान। ठीक है। तो भारतीय संविधान आज से चालू करूंगा। और जो ये मेरा भारतीय संविधान है, ये मैं लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक से मैं पढ़ाऊंगा आपको। और ये लक्ष्मीकांत की बुक संविधान के लिए, देखो, भारतीय संविधान के लिए सबसे बेहतरीन बुक होती है और मानी जाती है। अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत बुक से अब हम संविधान चालू करेंगे और चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा मैं सारा। और पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट से। और हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और आपको क्या करना है, आपको मैं पहले बता दूं, आपको एक नोट्स बनाना है। जो आपको नहीं आता वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। और उसको डेली याद करना है। और जब एक हफ्ते हो जाएंगे तो संडे के दिन पूरा याद किया हुआ आप रिवाइज करोगे। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका संविधान सबसे मजबूत हो जाएगा। ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा चाहता हूँ कि संविधान में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले। चलो, और वही हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पढ़ने को तो बहुत है, लगभग 1500 पेज हैं। तो 1500 पेज हमको नहीं पढ़ने, हमको जो उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना है, वो पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलो, यहाँ से चालू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रिटेन वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में भारत आई और यहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, किस सन में आई? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। अच्छा, इनका कहना था ये सिर्फ 15 साल के लिए, मतलब 15 साल के ही लिए व्यापार करने आए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इनका आगे होता हुआ चला गया। अभी हम एक मोटा मोटा जानेंगे हम क्या क्या मतलब हुआ। फिर क्या हुआ, आपको पता है 1857 की क्रांति हुई। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद 1858 में, मतलब सिपाही विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो शासन अधिनियम था वो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। कौन? ब्रिटिश ताज। तो ब्रिटिश ताज के अधिनियम में आ गया। देखो पहले क्या था, 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो यहाँ पर सारा जो मैनेजमेंट देख रही थी भारत पर जो शासन हो रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हो रहा था। ठीक है। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और ये क्रांति इतनी भयंकर थी कि इससे अंग्रेज भी डर गए। ठीक है, जब डर गए तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों को हटाकर यहाँ पे इस भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के उत्तराधिकार, मतलब इनके हाथों में आ गया। मतलब अब जो शासन रहेगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं, वह सीधा ब्रिटेन से शासन किया जाएगा भारत में। ठीक है। और यह 15 अगस्त 1947 तक भारत में स्वतंत्रता प्राप्त तक जारी रहा। ठीक है। तो 1858 से 1947 तक ये पूरा ब्रिटेन से ही शासन होता था भारत का। फिर क्या हुआ, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को एक संविधान की आवश्यकता हुई। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को एक संविधान की आवश्यकता हुई। तो जब संविधान की आवश्यकता हुई तो 1934 ईस्वी में एम एन राव के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि एक संविधान लाया जाए, एक संविधान बनाया जाए भाई। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है। और संविधान सभा का गठन किया एम एन राव के विचार से ही। तो जब कोई देश आज़ाद हो जाता है तो बिल्कुल उसको संविधान की ज़रूरत होती है। तो भारत का भी यही हाल था। और 1934 ईस्वी में एम एन राव के द्वारा, ठीक है, एक सुझाव दिया गया और उससे संविधान सभा का गठन किया गया और भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, देखो, फिर जो कंपनी का शासन था, कंपनी शासन कर रही है, अभी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है। तो इनका जो शासन था वो 1773 से 1858 तक था। मतलब 1773 से 1858 तक। 1858 से 1947 तक जो शासन हुआ वह ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन ताज के शासन, मतलब ब्रिटेन के अंडर में आ गया और ब्रिटेन से वहाँ शासन होने लगा। अब क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा।
इसके अंतर्गत क्या बदलाव किया गया, यहाँ पे शासन में जो कंपनी शासन कर रही थी, क्या बदलाव किया गया, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो जानते हैं। कह रहा है इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, मतलब क्या था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल नाम को हटाकर अब क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, सॉरी भारत का नहीं, बंगाल का। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, और बंगाल का गवर्नर जनरल हटा के बंगाल का गवर्नर हटा के बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा, किस रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा किया गया, तो ये 1773 ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें क्या हुआ फिर, इसमें एक गवर्नर होता था, और इसके 4 सदस्य थे जो इनके मतलब इनके कामों को करने के लिए इनकी सहायता करते थे। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो 5 लोग थे। 5 लोग कैसे, 4 सदस्य और एक एक जो गवर्नर जनरल होता था वो। ठीक है, तो ऐसा पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था जो बंगाल, तो यहाँ पे ऐसे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को ये पहला बनाया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऐसा गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके द्वारा मद्रास, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा बदलाव क्या हुआ, दूसरा बदलाव हुआ इसके द्वारा मद्रास बम्बई गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। मतलब जो ये थे, ये देखो अपना भारत है। ठीक है, ये भारत है, और भारत में यहाँ मद्रास है, यहाँ क्या है, मद्रास है, और यहाँ क्या है, यहाँ मुंबई है, और यहाँ क्या है, यहाँ कलकत्ता है। तो इस तीनों को मिलाकर, इस तीनों को एक साथ मर्ज करके इसको बंगाल के गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल में मिला दिया गया। ठीक है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया इसको, तो मतलब बंगाल के अधीन आ गया। जबकि सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे, पहले थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब सबको एक साथ मिला दिया गया। अगर आपसे ये पूछता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल को और मुंबई को और मद्रास को बंगाल के अधीन ला दिया गया, तो ये 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, दूसरा क्या हुआ इंपॉर्टेंट, दूसरा हुआ इस अधिनियम के अंतर्गत 1974 में एक उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, मतलब टोटल 4 थे। ठीक है, अब देखो, अब इस अधिनियम में, ये अधिनियम था 1773 अधिनियम था, लेकिन सन था 1774। जब कलकत्ता भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई सन 1774 में। लेकिन अधिनियम कौन सा था, वो 1773 था, रेगुलेटिंग एक्ट था, और इसके मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य सदस्य होते थे। आप कह सकते हो टोटल 4 लोग थे। ठीक है, तो ये हुआ। आगे हम देखते हैं, फिर आगे क्या हुआ। फिर जो ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए वही पढ़ेंगे हम। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ, अब देखो इसमें हुआ, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल हटा के, ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल बनेगा वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, और जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित होंगी। तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया, ये 1833 चार्टर अधिनियम के साथ ये कहा गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा, अब जो बनेगा वो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। तो ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। तो समझ पाए, देखो बंगाल का पहला कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लेकिन भारत का अगर पूछेगा तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। क्योंकि अब इसका नाम क्या हो गया, अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल हटा के क्या कर दिया गया है, भारत का गवर्नर जनरल। अगर आपसे ये पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्यों, क्योंकि ये अंतिम था, और उसके बाद इसी को हटा के भारत का बना दिया गया। तो अंतिम ये था और भारत का पहला बना ये भी। ठीक है, तो वही हुआ। फिर आगे चलते हैं।
फिर चार्टर एक्ट 1833 के तहत और एक जरूरी क्या हुआ, इसमें सिविल सेवकों का चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, करने का प्रयास किया गया लेकिन हो नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। तो जो पहली बार सिविल सेवक के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता हुआ, यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया था। ये आपको याद रखना है। और ये 1835 वाला कोई उतना हमको हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं 1853 का, ठीक है। अब यहाँ आते हैं सीधा ताज का शासन। अब देखो यहाँ पे ताज का शासन क्या हुआ। अब देखो 1857 की क्रांति हो चुकी है। 1857 की क्रांति इतनी भयंकर थी, इतना मतलब आक्रोश था जनता में कि इससे क्या हुआ, इससे लोग, जो ब्रिटेन के लोग थे वो पूरा डर गए, ठीक है। ब्रिटेन के राजा भी और जो उस समय शासन कर रहे थे वो सब डर गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना भयंकर था कि उनको लगा फिर कहीं अगर दोबारा ऐसा विद्रोह हुआ तो शायद वो ना संभाल पाएँ। तो फिर इसमें क्या हुआ, इसमें अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी और भारत से ही वो वहीं अपना शासन करती थी। लेकिन इसके आक्रोश में आके अब क्या हुआ, अब शासन सीधा ब्रिटेन से होने लगा, मतलब ताज का शासन हो गया। और ताज का शासन 1857 में विद्रोह हुआ, 1858 से 1947 तक चला, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1857 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, देखो 1857 के विद्रोह के बाद यह किया गया, ठीक है। जब विद्रोह हुआ तो उससे डर कर ये लोग अब सीधा ब्रिटेन से शासन होने लगा, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही आंदोलन, सिपाही विद्रोह भी कहा गया। तो 1857 के विद्रोह को ये सिपाही विद्रोह भी कहा गया, और यह भारत का स्वतंत्रता, मतलब भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी से कहा गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब शासन तो ब्रिटेन के हाथों में चला गया, ब्रिटेन से होगा। तो इसको इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस लोगों को भ्रमित करने के लिए ये एक नाम दिया गया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसको कहा गया, ठीक है। और जो कि कुछ नहीं था, ये लोग डरे हुए थे और इस डर की वजह से ये लोग ऐसा किए। तो अब इस अधिनियम की विशेषता हम जानेंगे, इस अधिनियम की विशेषता क्या हुई। अब देखो, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया, उस समय जो ब्रिटेन की रानी थी वो महारानी विक्टोरिया थी, उनके अधीन चला गया, ठीक है, उनके हाथों में चला गया। और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और यहीं से क्या हुआ, अभी तक जितने गवर्नर जनरल हुए उनको हम गवर्नर जनरल कहा करते थे, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इनका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल नहीं रह गए हैं, अब वायसराय कहे जाएंगे, ठीक है, वायसराय। तो अब यहाँ से वायसराय हो गए, और वायसराय जब यहाँ पर हो गए और ब्रिटेन के हाथों में चला गया, तो इस समय लॉर्ड कैनिंग, तो आपको पता है जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था तब। अब लॉर्ड कैनिंग, अब 1858 में जब एक्ट पारित हुआ तो इसको वायसराय कर दिया गया। जब वायसराय कर दिया गया तो वायसराय बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब अंतिम गवर्नर जनरल 1857 के पहले, 1858 अधिनियम के पहले, तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये था। फिर हम आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इसके इसके द्वारा ये 1858 के द्वारा एक सॉरी 58 है, ये 1858 के द्वारा इसमें एक नया पद जोड़ा गया, भारत के राज्य सचिव। तो देखो, बार बार पूछता है, भारत में एक सचिव पद आया, राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, वह किस अधिनियम के द्वारा, तो 1858 अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण एवं शक्ति थी, ठीक है। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। मतलब यह एक ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और ये जो भारत का सचिव होता था ये ब्रिटेन में ही रहता था, ठीक है। तो ब्रिटेन में ही रहता था और वहीं से ये भारत की देखरेख करता था, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे सचिव का पद कब सृजन किया गया, तो 1858 ईस्वी में। फिर हम आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम पढ़ते हैं। और देखो, इस सचिव के अंतर्गत 15 मतलब एक सचिव था और 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया सहायता के लिए, ठीक है। तो ये सलाहकार समिति थी और 15 सदस्य इसमें थे। तो आपको याद रखना है कितने सदस्य थे, तो 15 सदस्य थे। अब हम बात करते हैं 1861 अधिनियम। तो 61, देखो 1861 अधिनियम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं,
ये 1962 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस पटियाला, तो ये कभी आया नहीं है और हमको नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। और 1919 अधिनियम की विशेषता हम पढ़ेंगे। 1909, तो 1909 के अधिनियम की विशेषता, तो 1909 अधिनियम की विशेषता क्या है? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार 1919 अधिनियम, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो मार्ले मिंटो क्या था, तो आपसे पूछेगा कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। कब? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। और मार्ले कौन थे? तो मार्ले ये सचिव थे, भारत के सचिव थे मार्ले। और मिंटो मिंटो भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पे लिखा गया है। तो उस समय लॉर्ड मार्ले तो इंग्लैंड में भारत राज्य के सचिव थे, और मिंटो मिंटो भारत के वायसराय थे। तो अगर आपसे ये पूछता है, अगर आपसे ये पूछेगा अगर आपसे ये पूछेगा कि 1909 में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे 1909 ईस्वी में। और मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ देखो, इस जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, ये इसमें क्या था? इसमें देखो मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है, इसके लिए ये था। और इसमें लॉर्ड मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। इसमें क्या था, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम को मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब अलग से निर्वाचन क्षेत्र और ये सब देने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। फिर भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ? क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। तो अगर आपसे पूछेगा भारत शासन अधिनियम 1919 ये था और लागू कब हुआ, तो 1921 में लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ? 1921 में। 1919 में तो बना, लेकिन लागू कब हुआ? 1921 में। और जब ये लागू हुआ, तो इसमें मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड, तो आपको पता है 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गवर्नर जनरल था, वो जो वायसराय था, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो 1919 में अगर आपसे पूछेगा कि कौन था वायसराय, तो चेम्सफोर्ड था। और मॉन्टेग ये सचिव थे। ठीक है, ये क्या थे? भारत के सचिव थे, जो ब्रिटेन में रहते थे। ठीक है, तो ये था। फिर हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं साइमन आयोग के बारे में। और साइमन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार 1927 में, तो 1927 यानी 2 वर्ष पहले ही, साइमन आयोग को 2 वर्ष बाद आना था, लेकिन 2 वर्ष पहले आ गया। ठीक है, तो देखिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, मतलब जो इसकी अध्यक्षता किए थे, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किए थे, कि इसमें 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। तो मतलब सर अगर पूछ लेगा आपसे साइमन आयोग में कितने सदस्य थे, तो 7। ठीक है, 7 सदस्य थे। और सर जॉन साइमन उसके प्रमुख थे, हेड थे। ठीक है, तो आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आपको पता है साइमन गो बैक के नारे जो लगाए गए थे, वो इसीलिए लगाए गए थे क्योंकि उसमें सारे व्यक्ति जो थे वो ब्रिटेन के थे, भारतीय थे, और भारत के लिए ही आया था। भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए आया था, लेकिन कानून बनाने के लिए आया था, लेकिन उसमें जो व्यक्ति थे वो सभी क्या थे? वो सभी ब्रिटेन के थे। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया। आगे हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना आप समझो। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 ईस्वी में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना बनाई। मतलब रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए, उसमें देखो उसने ना सिर्फ मुस्लिम थे, उसमें सिख थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, यूरोपियन थे, आंग्ल भारतीय थे, मतलब सबके लिए एक निर्वाचन की व्यवस्था की। लेकिन दलितों को उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या हुआ? दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए। ठीक है, मतलब अब इसमें दलित भी थे। तो जब दलित के लिए अलग व्यवस्था दिया गया, तो अब गांधी जी ने कहा कि इन्हें सब हे दृष्टि देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अनशन में बैठ गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए। और यरवदा जेल गांधी जी अनशन में बैठ गए। यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में। तो पुणे में है यरवदा जेल, और यहाँ पे अनशन में बैठ गए। ठीक है, तो अनशन प्रारंभ कर दिया।
अब जिसे इसे पूना समझौता फिर हम बाद में कहा गया, तो इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में, अभी इतना समझो सिर्फ, ठीक है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या हुआ, ये एक दस्तावेज था सर, एक मील का पत्थर साबित हुआ, या एक बहुत लंबा दस्तावेज, मतलब संविधान की तरीके से था। और इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इसमें थी, ठीक है। तो इसमें और भी क्या था, संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। लेकिन अब ये आंकड़ा बदल गया है, ये पहले जो था वो था, लेकिन संविधान में, नए संविधान में ये आंकड़ा बदल जा चुका है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो 1900 यहाँ पे हम देखते हैं, ये 1935 अधिनियम, अभी 1935 अधिनियम चल रहा है। इसी 1935 अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। अब देखो, इसके अंतर्गत देश में मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना हुई। तो अगर पूछेगा आरबीआई की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत हुई, किस अधिनियम के साथ, अधिनियम के तहत, तो 1935 अधिनियम के तहत हुई। और 1937 में आरबीआई की स्थापना हुई। तो अगर आपसे पूछेगा आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1937 में। लेकिन वह कौन सा अधिनियम था जब आरबीआई की स्थापना हुई, तो 1935 अधिनियम था, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम 1947, ठीक है, भारतीय संविधान अधिनियम 1947। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। 20 फरवरी को यह घोषणा किया गया कि 30 जून को 1947 में ये घोषणा, मतलब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने अपना आंदोलन चालू कर दिया, क्योंकि वह भारत से विभाजन चाहता था। मतलब वो मुस्लिम लीग अपना अलग देश चाहती थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये अपना अलग चाहते थे, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन में, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लाइमेट इटली। तो क्लाइमेट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो अगर आपसे ये पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार थी। अब यहाँ जब विभाजन के लिए बात हुआ, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947, ठीक है, कब, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, ठीक है। और जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया, जिसे क्या कहा गया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा गया। और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर तैयार हुआ गया, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया, ठीक है, बंटवारा को स्वीकार कर लिया गया, और 1947 इसमें बनकर तैयार हुआ। तो आगे चलते हैं। इस अधिनियम की विशेषता क्या है, इस अधिनियम की विशेषता, इसमें ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया। अब इस अधिनियम के तहत 1947 का जो अधिनियम था, इसमें ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अब ब्रिटिश संप्रभुता नहीं रहेगा, अब भारत आज़ाद हो चुका है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो, इसके तहत क्या हुआ, भारत का इसमें शाही उपाधि, भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया। अब भारत का सम्राट कोई नहीं रहेगा, भारत का सम्राट कोई नहीं कहा जाएगा, तो इस पद को समाप्त कर दिया गया। अब जो होगा वो संविधान के तहत होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, भारत का जो पहला, भारत के देखो, लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन क्या होता है, डोमिनियन वो राज्य होता है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो पाकिस्तान डोमिनियन राज्य है। तो डोमिनियन राज्य मतलब कि पाकिस्तान का कोई एक देश है जिस पर आश्रित है, और वो पाकिस्तान का सारा शासन प्रशासन वो सब देख रहा है, ठीक है, उनके अधीन है, तो वो डोमिनियन कहा जाता है। लेकिन यहाँ से भारत डोमिनियन अलग हो गया, डोमिनियन राज्य नहीं रहा। और अब प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना स्वतंत्र भारत का, वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। देखो, आपको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाता है हमेशा राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जो उस टाइम जो प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो उस टाइम उनको शपथ दिलाया था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे पहले प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति उस टाइम थे नहीं। तो ये था
उसके बाद हम देखते हैं कि जब अंतरिम सरकार की गठन हुई तो उस समय कौन क्या था, अंतरिम सरकार के गठन के समय कौन कौन सा मंत्री थे। तो ये थे, ये आपको याद नहीं करना क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, हमको यही याद करना है। जो स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कौन क्या हुआ, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री कौन था, ठीक है। तो ये आज हम जानेंगे। देखो, जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये विदेश मंत्री भी रहे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। फिर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री थे, ठीक है, सॉरी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। जान मथाई ये पहले रेल मंत्री थे, रेल और परिवहन मंत्री। और आर के षणमुखम चट्टी ये वित्त मंत्री थे। और बी आर अम्बेडकर ये विधि मंत्री थे, भारत के पहले। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी। और आपको बता दूं, इसमें सिर्फ एक महिला मंत्री थी। एक महिला मंत्री कौन? फीमेल, एक फीमेल मंत्री थी इसमें, महिला अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर, और स्वास्थ्य विभाग थी, ये आपको याद रखना है। फिर सी एच भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद फिरदई ये कौन से थे? किरदई ये संचार मंत्री थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये पहले औद्योगिक मंत्री थे। और बी एन गडगिल ये कार्य और खनन ऊर्जा मंत्री थे, ठीक है। तो ये 14 मंत्री बनाए गए थे स्वतंत्र भारत के पहले, और इसमें सिर्फ एक महिला शामिल थी, ठीक है, एक महिला शामिल थी, और सब पुरुष थे। स्वतंत्र जो हुई थी इसमें 15 महिला थी, लेकिन 15 महिला में से एक महिला को ही सिर्फ ये मंत्री पद दिया गया था। और ये आज का पहला चैप्टर था। अगर आपको जो नहीं समझ में आता वो आप कमेंट करो, और मैं उसे आपको फिर से बता दूंगा या दोबारा मैं आपको बता दूंगा। और जो नहीं समझ में आता उसको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ अलग चाहिए या कुछ आप सोचते हो कि मैं कुछ अलग करूं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताओ, और ताकि मैं आपके लिए बेहतर एक बना सकूं वीडियोस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।